गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक के तत्वों की। जैसे कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा है कि जो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी के प्रथम 2 समूहों में रखे गए हैं। जो प्रथम समूह है वो क्षार धातुएं कहलाता है और जो दूसरा समूह है वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और देखिए जो कि क्षारीय धातुएं होती हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो धातुएं हैं इनके अंतिम कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी NS1 में। ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके ये धनायन बनाते हैं, इसलिए इनको हम धातुएं कहते हैं। और इनमें जो धातुएं क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं वो क्षारीय होते हैं। जल के साथ ये क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए हम इनको क्षार धातुएं कहते हैं। ये आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक क्षारीय होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अत्यधिक क्रियाशील और अत्यधिक क्षारीय हाइड्रोक्साइड होते हैं। जबकि जो दूसरा समूह होता है यानी आवर्त सारणी का दूसरा वर्ग होता है, इसमें होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इनमें रेडियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। बाकी ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है ये भूपर्पटी पे पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड्स भी क्षारीय होते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मृदा माने होता है मिट्टी, और धातु में पाई जाने वाली क्षारीय धातुएं हो गई। ये जो मिट्टी में पाई जाती हैं धातुएं, आपने देखा होगा कैल्शियम चूने के रूप में या चट्टानों के रूप में, संगमरमर के रूप में बड़ी मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है। और क्षार धातु में देखें तो सोडियम, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। चूँकि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम ये भी काफ़ी क्रियाशील होते हैं, तो ये संयुक्त अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। इनमें फ्रांसियम और रेडियम रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं। और इनमें स्ट्रोंशियम, बेरियम बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। बेरिलियम भी एक दुर्लभ धातु है। जबकि रेडियम जो इग्नियस सेल होते हैं, जो अग्नि सेल हैं, उनमें भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आइए हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास की। तो जो क्षारीय धातुएं हैं इनका विन्यास होता है NS1, और जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनका विन्यास होगा NS2। और इनमें एक और विशेषता पाई जाती है, इनके जो प्रथम तत्व होते हैं अपने समूह के अन्य तत्वों की तुलना में कई गुणों में भिन्न होते हैं। यानी इनके जो प्रथम तत्व यानी इसमें पहले 1S1 यानी जो S1 यानी फर्स्ट समूह है, तो ये फर्स्ट समूह में सबसे ऊपर लिथियम है और दूसरे में बेरिलियम है। लिथियम और बेरिलियम के जो गुण हैं वो सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी तुलना में भिन्न होते हैं। लेकिन इनमें लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैच करते हैं और बेरियम के गुण एल्युमिनियम से मैच करते हैं। इस संबंध को विकर्ण संबंध के रूप में
जाना जाता है। आगे इसको विस्तार से देखेंगे। ये जो असंगत व्यवहार है, ये असंगत व्यवहार ही आपका विकर्ण संबंध कहलाता है। इसमें देखिए, लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैच करते हैं और बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम से मैच करते हैं। इस प्रकार के जो विकर्ण संबंध है, इनमें मुख्य रूप से इनका जो बेस होता है वो क्या होता है, तत्वों का आयनिक आकार। इनके जो आकार होते हैं, आयनों के आकार अत्यधिक छोटे होते हैं। इनमें आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो भी कम रहता है। ये दोनों ही इसके विकर्ण संबंध के मुख्य बेस होते हैं। क्या होते हैं मुख्य? एक तो इनका आयनिक आकार छोटा होता है, दूसरा इनका आवेश और त्रिज्या का अनुपात अधिक होता है। क्योंकि इसमें आवेश तो समान रहता है, त्रिज्या इसकी छोटी रहती है, इसलिए आवेश और त्रिज्या का अनुपात छोटा रहता है। अब इनमें जो सोडियम और पोटेशियम है, ये जैव तंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी के छात्र हैं उन्हें तो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी जो जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, उनमें जो जैव लिक्विड यानी जैव फ्लड होता है, जैसे जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, उनमें ये जो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये धातुएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना होगा। ये आयनों के संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम यदि शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये हमें प्यास का आभास कराता है। और जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, ये कोशिका के अंदर और बाहर द्रव्य पदार्थों के आवागमन को रेगुलेट यानी नियमन करता है। साथ में ये जो नर्वस सिस्टम है, उसमें शिरा आवेग संचरण यानी नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम इनको थोड़ा विस्तार से जानें। इनके गुणों में जो भौतिक गुण हैं, उनमें एक परमाणु क्रमांक के आधार पर एक नियमित प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी रेगुलर से में एक रेगुलरिटी पाई जाती है। जैसे बात करें हम इलेक्ट्रॉनों के विन्यास की, ये इसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि इन सबके इलेक्ट्रॉन के विन्यास हैं वो समान होते हैं। जैसे हम बात करें क्षार धातुओं की, देखिए क्षार धातुओं के जो अंतिम कक्ष के विन्यास है, सभी के विन्यास में S1 है अंतिम कक्ष में। 3s, यहाँ पे देखिए 2s1, यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 5s1 और यहाँ पे 6s1, यहाँ पे 7s1 है। तो ये जो बाह्यतम कक्ष का जो विन्यास है, ये सेम रहता है। यही बहुत सारे गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ये हम अफबाउ के नियम से इसको भर सकते हैं। लिथियम में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s1। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नियोन 10, इसको बड़े कोष्ठक में रखेंगे, और 3s1, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। पोटेशियम का हो जाएगा आर्गन 18 और 4s1। यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टन और जो भी है संख्या आप लिखते जाएंगे और अंदर 5s1 लिखेंगे। मान इसकी जो निकटतम अक्रिय गैस है, उसके विन्यास को हम बड़े कोष्ठक में उसको नाम लिख देते हैं, तो उसका विन्यास पूरा मान लेते हैं, क्योंकि इसके जो अंतर कक्षक हैं अफबाउ के नियमानुसार पूरी तरह से भरे होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट भरा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जीनोन की तरफ भरा हुआ है। ये क्रिप्टन की तरह है और ये जीनोन की तरह है, ये रेडॉन की तरह है। इस तरह से ये कि विन्यास है।
अंतिम कक्ष में M+ माने इसमें S1 पाया जाता है। जो बाह्यतम कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से त्याग देते हैं। तो इन सभी के जो आयन बनते हैं उनका जो प्रकार होता है वो क्या होता है, M+, माने इस पर एक धनावेश होता है। जो चूँकि अत्यधिक धनविद्युती होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसीलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। अब बात करें हम इनकी परमाणु त्रिज्या की, तो आवर्त सारणी में जैसे हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रमशः इसमें जैसे अपने लिथियम की बात करें तो उसमें 2 कक्षक होते हैं, सोडियम की बात करें तो उसमें 3 कक्षक होते हैं, पोटेशियम में 4 कक्षक होते हैं। तो कक्षकों की संख्या बढ़ने से इनका जो आकार है वो बढ़ जाता है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु और आयन दोनों के आकार क्रमशः बढ़ते जाते हैं। यदि हम आवर्त की बात करें तो चूंकि आवर्त में सबसे बाईं ओर होते हैं, तो जी अपने आवर्त में इनकी जो साइज होती है वो सबसे बड़ी होती है। आपने पढ़ा होगा कि आवर्त में जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु के आकार छोटे होते जाते हैं। आपको पता है इसमें जो कक्षक तो 2 ही हैं, इसमें भी 2 हैं, बगल वाले में भी 2 हैं, इसमें भी 2 कक्षक हैं। लेकिन जैसे हम राइट साइड में यानी दाईं ओर जाते हैं तो इनमें आवेश बढ़ता जाता है, धनावेश बढ़ता जाता है नाभिक में, और जैसी नाभिक में धनावेश बढ़ता है तो जो प्रभावी आकर्षण होता है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पे वो भी बढ़ जाता है। इसके कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या और आयन त्रिज्या का मान कम होता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे कक्षक बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनके जो आयनों के आकार हैं और परमाणु के आकार हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब हम आयनों के आकार और परमाणु के आकार की तुलना यदि करें तो इनमें सभी आयनों के आकार अपने परमाणु के आकार की तुलना में छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लिथियम का एग्जाम्पल लें, लिथियम में 2 कक्षक हैं, 1s2 2s1, तो जी 2s1 का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो यहाँ पे केवल एक कक्षक बचता है। लिथियम में केवल 1s2 इसका विन्यास होता है, इसलिए ये एक कक्षक कम होने के कारण इसका आकार छोटा रहता है। इसी तरह से सभी में होता है। सोडियम में 3 कक्षक की जगह 2 कक्षक बचते हैं तो एक कक्षक कम हो जाता है, इसलिए इनकी जो आयनिक त्रिज्या है वो अपने परमाणु त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः ये भी बढ़ती है। अब बात करें आयन एंथैल्पी की, तो आयन एंथैल्पी वह ऊर्जा होती है जब किसी विलगित गैसीय परमाणु निकाय से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयन एंथैल्पी होती है। क्योंकि क्षार धातुओं की आयन एंथैल्पी अत्यधिक कम होती है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और ये लिथियम से सीजियम की ओर यानी ऊपर से नीचे ओर जाने पे क्रमशः कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? लिथियम का जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम के नाभिक से अधिक पास में है। लिथियम की तुलना में सोडियम में जाते हैं तो सोडियम में 3 कक्षक होते हैं, तो नाभिक और बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और नीचे जाएंगे तो एक कक्षक और बढ़ जाएगा। इस तरह से नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, और इस दूरी बढ़ने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और साथ में एक और कारण होता है, जो अंदर के कोषों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। ये आपने और पिछली वीडियोज में या पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा सा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण लग रहा है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे, ये कुछ मात्रा में इस आकर्षण को ही कम कर देते हैं, यानी ये ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये नाभिक के द्वारा बाह्यतम कक्ष को आरोपित किए जाने वाले आकर्षण से उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इसको परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो जो क्रूड के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और उसका इसी के कारण से उसका जो परिरक्षण प्रभाव है, यानी जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो बढ़ता जाता है। इसके कारण ये आयनिक को सॉरी एंथैल्पी लगातार कम होती जाती है। तो दो कारण हुए मुख्य, एक तो इसका आकार का बढ़ना और दूसरा क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव। चलिए अब जलयोजन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो जलयोजन एंथैल्पी क्या है? किसी तत्व में जल का जुड़ना, और जल जुड़ने के मैंने पानी से जब वो जुड़ता है, पानी में घुलता है, यानी इसमें जलयोजन होती है। जलयोजन के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निकलती है उसमें से। तो जितनी अधिक ऊर्जा मुक्त होगी जल में, उतनी शीघ्रता से वो पदार्थ विलेय होगा। तो इनमें क्षार धातुओं के जो लवण होते हैं या इनके जो यौगिक होते हैं, उनकी जो जलयोजन ऊर्जा है वो आयनिक आकार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। यानी जो ऊपर के जो तत्व हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम का कोई यौगिक जल में सबसे जल्दी घुलेगा। उसके नीचे सोडियम का लें तो इसमें लिथियम की तुलना में कम होगी इसकी जलयोजन ऊर्जा, यानी जलयोजन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पे क्रमशः कम होती जाती है। लिथियम की जलयोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब अन्य भौतिक गुणों की बात करें तो जो भौतिक गुण होते हैं वो उनमें क्रमिकता पाई जाती है। और जैसे कि क्षार धातुओं की बात करें, आपने अभी इसके पहले आप जान चुके हैं, चूँकि आवर्त सारणी बिल्कुल बाईं ओर है, तो अपने आवर्त में इनकी जो साइज है वो सबसे बड़ी है। तो बड़े आकार होने के कारण इनका जो घनत्व होता है कम होता है। यानी ये कैसी होती हैं? बहुत हल्की होती हैं, घनत्व कम है। यानी ये धातुएं कैसी हैं? हल्की होती हैं। इनका जो रंग है चांदी के समान श्वेत होती हैं। यह घनत्व कम रहता है। और जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाते हैं, तो ये घनत्व और कम होता जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, केवल पोटेशियम जो धातु है वो सोडियम की तुलना में हल्की है। इन क्षार धातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। जो अन्य धातुएं हैं, संक्रमण धातुओं की तुलना में ये धातुएं बहुत मुलायम होती हैं और इनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। ये इनमें केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनमें धात्विक बंध बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्बल होते हैं। आपको पता है ना धात्विक बंध क्या होते हैं? धात्विक बंध बने मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन तैरते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है, इसलिए ये धात्विक बंध इनके बहुत दुर्बल होते हैं। क्षार धातुएं तथा इनके लवण आक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इनकी। जो क्षार धातु के लवण हैं, ये जैसे हम बुनसन बर्नर की ज्वाला में ले जाते हैं, तो ये बुनसन बर्नर की ज्वाला जो कि ऑक्सीकारक ज्वाला होती है, इनको अपने विशिष्ट रंग देते हैं। इनके विशिष्ट रंग देने का कारण ये है कि जैसे ये ज्वाला में जाते हैं तो ज्वाला से ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और इनका जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ ऊर्जा है उससे उच्च ऊर्जा पर उत्तेजित हो जाता है। जैसे ये पुनः अपनी ऊर्जा में वापस आता है, अपनी जो ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था है उसमें वापस आता है, तो वो दृश्य क्षेत्र में ही विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इन सबकी जो विकिरण ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी आवृत्ति है, उसके आधार पर ये अलग अलग रंग देता है। तो ऐसे ही अपन इसको गर्म करते हैं बुनसन बर्नर की ज्वाला में, तो सबके अलग अलग रंग आते हैं। यहाँ पे सारणी में इनके रंग दिए हुए हैं। जो लिथियम है इसका रंग होता है कृमिची लाल,
इसकी जो लैम्डा यानी इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो है 670.8 नैनोमीटर। सोडियम को देखें तो पीला होता है। आपने सोडियम वेपर लैंप देखे होंगे, उनका पीला प्रकाश रहता है। तो ये सोडियम को यदि हम परीक्षण करना है आपको, तो आप इसको बंसन बर्नर पर सोडियम की सिलवण को ले जाएंगे तो सोडियम आयनित हो जाएगा और पीला रंग की जो ज्वाला है उसको पीला रंग देगा। पोटेशियम का जो ज्वाला को रंग दिया जाता है वो है बैंगनी होता है। रुबिडियम का लाल बैंगनी होता है और सीजियम का नीला रंग होता है। ये इस तरह से हम ज्वाला के रंग से भी तत्वों का परीक्षण का कर सकते हैं, इनको हम पहचान सकते हैं ज्वाला परीक्षण के द्वारा। तो जब भी इनकी हमें परीक्षण करना होता है भास्वक मूलकों का, तो उसमें हम इस ज्वाला परीक्षण को भी शामिल कर लेते हैं। यदि ज्वाला परीक्षण देते हैं तो इनमें से कोई एक होता है और रंग के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी सांद्रता है, इसका निर्धारण भी हम फ्लेम फोटोमेट्री के आधार पर कर सकते हैं। और इनका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसके द्वारा भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी तत्व जब प्रकाश के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करता है तो जो अवशोषित होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी अवशोषित होती है वही फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित होती है। तो इनकी अवशोषण स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसी के द्वारा भी हम इनको पहचान सकते हैं। और इसी गुण के कारण सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, क्योंकि ये दृश्य प्रकाश से अवशोषित होकर के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को परित्याग करते हैं। यानी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिद्धांत है वो पता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सीजियम पोटेशियम इत्यादि जैसी जो धातुएं हैं, इनमें ये गुण पाया जाता है कि जैसे इन पे प्रकाश आपतित होता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं मुक्त हो जाते हैं। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के बहने में सहायक होते हैं। तो जैसे ही इसमें प्रकाश आपतित होता है तैसे ही वो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इसलिए इसमें सीजियम या पोटेशियम जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये इनके क्षार धातुओं के भौतिक गुण हुए। इनके कुछ रासायनिक गुण भी आप चर्चा कर लें तो इसको नोट कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो जो चूँकि अपने आवर्त में ये बड़े आकार के होते हैं और इनकी जो एंथैल्पी कम होती है, इसी कारण से ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाशीलता अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। चलिए, वायु के साथ इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन सबको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। साधारणतः जो क्षार धातुएँ होती हैं वो केरोसिन में या मिट्टी के तेल में ही रखी जाती हैं, क्योंकि इनको वायु में खुला छोड़ने पर ये तुरंत मलिन हो जाती हैं, यानी ये तुरंत ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की परत बना लेती हैं और ये तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ जल्दी ही जल करके ऑक्साइड बना लेते हैं। और वैसे तो इनमें 3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, ये लिथियम और सोडियम है मोनोऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं, यानी Li2O और Li2O2। ये मोनोऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, माने ये सामान्य ऑक्साइड मान सकते हैं अपन लिथियम का Li2O को, और Li2O2 को मानेंगे परऑक्साइड। सोडियम भी परऑक्साइड भी बनाता है Na2O2 और Na2O, ये ऑक्साइड हो गई Na2O और परऑक्साइड हो गई Na2O2। और जो बड़े धन आयन होते हैं जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है,
तो ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। इनमें देखें हम तो जो ऑक्साइड होती है इनमें ऑक्सीजन O-2 स्टेट में रहती है, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 रहती है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा धन 1 होती है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जो सामान्य ऑक्साइड बनते हैं उनमें ऑक्सीजन किस रूप में रहती है, O-2 के रूप में रहती। जब परऑक्साइड बनाते हैं तो परऑक्साइड रहती है O2-, इस तरह का रहता है। ये बंद परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। ये एक सेस में बंद आपका O और O के बीच में रहता है, उसमें इस पे एक माइनस होता है, एक इस पे माइनस होता है। इस तरह से ये O2-2 के रूप में रहता है। NO2O2 किस तरह रहेगा, Na2O2 इस तरह रहेगा। ये एक सोडियम इस ऑक्सीजन से, दूसरा सोडियम दूसरे ऑक्सीजन जुड़ेगा। सुपर ऑक्साइड में ये O2- की फॉर्म में रहता है, O2 का एक आवेश रहता है केवल। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के ऑक्साइड हो गए, जिनमें ऑक्सीजन O-2 के रूप में रहता है, वो सामान्य ऑक्साइड होते हैं। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी में बनता है, M2O प्रकार का। दूसरा होता है परऑक्साइड, M2O2 प्रकार का रहता है, इसमें O2-2 के रूप में रहती है ऑक्सीजन। और तीसरा ऑक्साइड होता है सुपर ऑक्साइड, इसमें MO2 बनता है, इसमें O2-1 के रूप में रहती है। इस तरह से ये 3 प्रकार के ऑक्साइड हो गए, यानी जिसमें ऑक्सीजन सामान्य मात्रा में रहती है, यानी उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ऋण 2 रहती है, वो ऑक्साइड कहलाते हैं। जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 1 रहती है, यानी O-2 के रूप में रहता है, वो परऑक्साइड कहलाते हैं। और जिनमें ऑक्सीजन O2-1 के रूप में रहती है, वो सुपर ऑक्साइड कहलाते हैं। इनके जो फार्मूला है क्रमशः M2O, M2O2 और MO2। M2O नॉर्मल ऑक्साइड होगी, M2O2 परऑक्साइड होगी और MO2 सुपर ऑक्साइड होगी। ये वायु में उपस्थित जो लिथियम है, केवल लिथियम, बाकी और क्रिया नहीं करते हैं, चूँकि नाइट्रोजन भी बहुत अक्रिय है। लिथियम, केवल लिथियम ही हवा में नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बनाती है, Li3n बनाती है। ये भिन्नता लिथियम की छोटी साइज के कारण होती है। देखिए परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आपको पता है ये तो कि सभी में पोटेशियम यानी जो धातुएं होती हैं इनमें सबकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 ही रहती है। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी क्षारीय धातुएं होती हैं इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा धन 1 ही रहेगी। बाकी यदि सुपर ऑक्साइड की बात है तो यहाँ पे ये O2-1 के रूप में रहती है। यहाँ पे कुछ एक सारणी आपको दी गई है, इसमें कुछ भौतिक गुणों की तुलना इसमें की गई है। यहाँ देखिए इनके परमाणु क्रमांक हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ये इनके द्रव्यमान दिए हुए हैं 6.94, 22.99, 39.10, 85.47। ये उसकी वैल्यू इसमें दी गई है। विन्यास दिया हुआ है, एंथैल्पी दी है। देखिए एंथैल्पी किस तरह से इसमें वेरिएशन रहता है। देखिए पहले सबसे कम किसकी दिख रही है आपको एंथैल्पी, इधर देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः घट रही है, ये माइनस में पहुंच गई है रेडॉन की, रेडियम की। देखिए जरूरन एंथैल्पी यहाँ पर ऋण में ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर ऋण में होती बढ़ती जा रही है क्रमशः। और धात्विक त्रिज्या
त्रिज्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, आयनिक त्रिज्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन तत्व और आयन की त्रिज्या में काफ़ी अंतर है। आयनिक त्रिज्या कम है, देखिए 152 से 76 लगभग आधी है, ये भी कम है, ये भी कम है, क्योंकि इसमें बड़ी जो बाहर का कक्ष है वो कम होता जाता है। गलनांक देखिए यहाँ पे, गलनांक भी कम होता जा रहा है क्रमशः, क्वथनांक भी क्रमशः कम हो रहे हैं। इनका जो घनत्व है, घनत्व क्रमशः बढ़ रहा है। इनके जो मानक अपचयन भाव है, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग एक जैसे हैं। और भूमंडल में इनकी जो प्राप्ति है, उसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा ये मान दिए गए हैं, कौन कहाँ कितना प्राप्त होता है। जी 1.8, 2.27, 1.84, ये इनकी जो उपस्थिति है, इसकी उपस्थिति बहुत कम है। इस तरह से ये इनकी भौतिक गुणों की बात हो गई। इनको इनमें मुख्य रूप से आपको जो चीज़ें याद करना है, उनमें आप इनके विन्यास याद कर लीजिए सबके। परमाणु क्रमांक, इन सबके विन्यास, इनमें लिथियम और मैग्नीशियम का जो विकर्ण संबंध है, वो विकर्ण संबंध पढ़ लीजिए। इनमें लिथियम का असंगत व्यवहार क्यों होता है, इसके जो दो मुख्य कारण हैं उनको नोट कर लीजिए। इनमें ऑक्साइड कितने प्रकार की होती हैं, इन सब में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीकरण संख्या है वो देख लीजिए। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका अध्याय है। इसमें ज्वाला परीक्षण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें ज्वाला में कौन सा तत्व कौन सा रंग देता है, इसको भी आप लोग एक बार और अच्छी तरह से देख लीजिए। सोडियम पोटेशियम धातु की जो जैविक महत्व है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी जो परमाणु आकार है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते, तो इनको अच्छे से देख लीजिए।